मनुष्यों ने सृष्टिकर्ता के सिर की खोज की और डूबी हुई कोशिकाओं को सक्रिय करने के लिए विद्युत प्रवाह का उपयोग करने की कोशिश की। जैसे जैसे विद्युत प्रवाह धीरे धीरे बढ़ता गया, सिर ने वास्तव में अपनी आंखें खोलीं। लोग घबराने लगे। विद्युत प्रवाह को कम करने में बहुत देर हो चुकी थी। सिर की अभिव्यक्ति विकृत होने लगी और काला रक्त फिर से बहने लगा। यह देखकर कि भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो गई थीं, लोगों ने जल्दी से उसे एक गुप्त केबिन में डाल दिया। कुल मिलाकर शोध के प्रभारी व्यक्ति का नाम ज़ियाओमी है। उन्होंने सृष्टिकर्ता के डीएनए की तुलना मनुष्यों के डीएनए से की और पाया कि दोनों आश्चर्यजनक रूप से सुसंगत थे। इस प्रमुख खोज ने उनके सिद्धांत के लिए एक आधार प्रदान किया कि मनुष्यों की उत्पत्ति ब्रह्मांड से हो सकती है। अरबों साल पहले एलियंस पृथ्वी पर आए और एक सफेद विशालकाय व्यक्ति पीछे रह गया। उसने अंतरिक्ष यान को जाते हुए जटिल आंखों से देखा, फिर अपने सामने जार खोला और अंदर का काला पानी पी लिया। जल्द ही उसका शरीर ढहने लगा। उसके जीन लगातार सड़ने लगे और उसका टूटा हुआ शरीर नदी में गिर गया। पानी का सामना करने के बाद इसने वास्तव में एक जादुई प्रतिक्रिया उत्पन्न की। जीन पर्याप्त होने लगे, कोशिकाएं विभाजित होने लगीं और जीवन के बीज जड़ पकड़कर धरती पर अंकुरित होने लगे। कई आपदाओं के बाद प्रोमेथियस नामक एक अंतरिक्ष यान इन 17 वैज्ञानिकों के साथ ब्रह्मांड की गहराई में उड़ गया। लोगों के समूह ने हाइबरनेट किया और उड़ान भरी, जिससे अंतरिक्ष यान को बनाए रखने के लिए केवल डेविड नामक एक जैव रासायनिक व्यक्ति रह गया। 2 साल के सामान्य ऑपरेशन के बाद आखिरकार सभी लोग गंतव्य पर पहुंच गए। 2 लोगों ने सभी को जगाया और एक होलोग्राफिक वीडियो चलाया। पता चला कि यह यात्रा एक अमीर आदमी द्वारा प्रायोजित थी, जिसका उद्देश्य मानव जाति के संभावित निर्माता, एक इंजीनियर नामक व्यक्ति को खोजना था। जैसे ही वे इस स्थान पर ग्रह में प्रवेश करते हैं, लोगों को पता चलता है कि यहाँ की संरचना पृथ्वी के समान ही है, एक समान वातावरण और समान भूमि के साथ। जाओ शुआई को एक मानव निर्मित किला मिला। किले के अंदर की हवा सांस लेने के लिए उपयुक्त हो गई। हर कोई बहुत उत्साहित था। सांस लेने में सक्षम होने का मतलब था कि यहाँ मनुष्यों के समान जीवन हो सकता है। जब लोग जांच में व्यस्त थे, डेविड को एक अजीब पत्थर की पटिया मिली। उसने कुछ बार उसके साथ छेड़छाड़ की और अचानक एक होलोग्राफिक छवि दिखाई दी। यह विशालकाय लोगों का एक समूह था जो बेतहाशा भाग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे किसी भयानक चीज से बच रहे हैं। एक विशालकाय अकेला रह गया था और उसका सिर गिरते हुए पत्थर के दरवाजे से कट गया था। वहां ये ओह माय गॉड, हमने पाया कि टेक्स्ट के अनुसार मैकेनिज्म को सक्रिय किया गया था और मंच पर एक छोटा सा गुप्त कमरा दिखाई दिया। हर कोई जल्दी में। किसी ने भी महसूस किया कि डेविड ने चुपचाप अपने बैग में एक जार डाल दिया और आकाश को नष्ट कर दिया। ठीक है, मैं इसे संभाल सकता हूं। छोटे कद ने आदमी को अपनी सतर्कता से आराम दिया। ठीक है। बाहरी सांप ने आदमी की बांह को कसकर लपेट लिया और तब तक कसता रहा जब तक कि उसने आदमी की बांह नहीं तोड़ दी। घबराए हुए बाल सांप राक्षस के सिर को काटने में मदद करना चाहते थे, लेकिन इसने एक अत्यधिक संक्षारक तरल पदार्थ को बाहर निकाल दिया। आदमी चिल्लाया और जमीन पर गिर गया, काले पानी में गिर गया, पूरी तरह से मर गया। सिरहीन सांप तुरंत ठीक हो गया। वह आदमी के सुरक्षात्मक सूट में घुस गया और अगले ही पल आदमी के हेलमेट में दिखाई दिया। दूसरी तरफ डेविड ने नेता द्वारा वापस लाए गए डिब्बे को खोला, उसमें से कुछ हरी बोतलें निकालीं, उन्हें धीरे से तोड़ा और उसकी उंगली पर अशुभ तरल की एक बूंद दिखाई दी। छोटी यूनिट ने ज्याओ शुआई को ढूंढा और उसे एक ग्लास वाइन दी। उसने जल्दी से अपनी उंगली वाइन में डाल दी। ज्याओ शुआई ने उसकी थोड़ी सी हरकत पर ध्यान नहीं दिया और ग्लास पी गया। फिर वह ज्याओ मेई के बेडरूम में वापस चला गया। अगले दिन ज्याओ शुआई उठा और उसे पूरी तरह से कमजोरी महसूस हुई। उसने शीशे में देखा और अपनी आंख की पुतली में एक कीड़ा रेंगता हुआ देखा। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक भ्रम है और उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। हर कोई किले में वापस आया और गुप्त कमरे में 2 लापता टीम के सदस्यों के शव पाए। इस समय ज्याओ शुआई अब और नहीं टिक सका। ज्याओ मेई ने रोते हुए उसे अंतरिक्ष यान में वापस लाने में मदद की, लेकिन निवेशक की बेटी ने उसे दरवाजे पर रोक दिया। वह वेगास में नहीं आ रहा है। यह एक बीमार आदमी है जो मेरी शिफ्ट में नहीं आ रहा है इस समय। ज्याओ शुआई अब एक इंसान की तरह नहीं था। उसने एक दरवाजे के पीछे किले का नियंत्रण कक्ष पाया। कई अंडे के आकार के बटन क्रम में व्यवस्थित थे। उन्हें दबाने के बाद इंजीनियर की छवि फिर से दिखाई दी। यह किला एक अंतरिक्ष यान निकला। इंजीनियर के संचालन में पतली हवा से एक तारों वाला आकाश प्रकट हुआ। डेविड ने खुद को इसमें डुबो दिया और इसमें एक बेहद परिचित ग्रह पाया। जब छवि गायब हो गई तो उसे एक हाइबरनेशन केबिन मिला। अंदर से सांस लेने की आवाज ने उसे मुस्कुरा दिया। अंतरिक्ष यान में वापस डेविड ने पाया कि ज्याओमी गर्भवती थी। वह जानता था कि कल रात का काला पानी प्रभावी हो गया था। उन्होंने शामक के साथ अनुसंधान के लिए ज्याओमी को वापस पृथ्वी पर ले जाने की तैयारी की। ज्याओमी ने सोने का नाटक किया और गार्डों को धोखा देकर मेडिकल केबिन में भाग गई। उन्होंने अपने पेट की सामग्री को बाहर निकालने के लिए चिकित्सा उपचार सहित खुद पर एक ऑपरेशन किया और यह स्पष्ट रूप से एक ऑक्टोपस जैसा राक्षस था। घबराए हुए ज्याओमी के पास इसका इलाज करने का समय नहीं था और उसने जल्दी से ऑक्टोपस राक्षस को मेडिकल केबिन में बंद कर दिया। उसी समय
मृत साथी का शरीर अंतरिक्ष यान के दरवाजे के सामने एक अजीब मुद्रा में दिखाई दिया। जब चालक दल जांच करने के लिए बाहर गया और मदद मांगने के लिए मुड़ा तो शरीर वास्तव में खुद ही खड़ा हो गया। यह राक्षस बेहद शक्तिशाली था और उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, गोलियों का कोई असर नहीं हुआ और यह कई टन वजनी ट्रक से कुचले जाने पर भी बच सकता था। महत्वपूर्ण क्षण में कप्तान ने फ्लेमेथ्रोवर को तोड़ दिया और आग की जलन के तहत राक्षस ने आखिरकार हत्या करना बंद कर दिया। दूसरी तरफ झांग वेई एक अजीब कमरे में भाग गया, जहां उसकी मुलाकात इस यात्रा के निवेशक से हुई। अंतरिक्ष यान पर डेविड को एक जीवित इंजीनियर मिला। उसका उद्देश्य मानव जाति की उत्पत्ति का पता लगाना नहीं था, बल्कि इंजीनियर को अपने शेष जीवन को बचाने देना था। जैसे ही हाइबरनेशन कैप्सूल खोला गया, हजारों सालों से सोया हुआ इंजीनियर जाग गया। निवेशक उससे दीर्घायु का रहस्य पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सका। इंजीनियर ने जवाब नहीं दिया, उसकी आंखें बचाव से भरी थीं और फिर उसने डेविड के सिर पर अपना हाथ रख दिया। इंजीनियर की नजर में मनुष्य सिर्फ चींटियां हैं। भले ही वे बोलना सीख लें, लेकिन कोई बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है। बस कुछ ही सांसों में उसके साथ आने वाले सभी लोग लाश बन गए। सौभाग्य से ज्याओमी बहुत दूर थी और अराजकता में बच गई। इंजीनियर ने पीछा नहीं किया, बल्कि वापस कैब की ओर मुड़ गया। कुछ ऑपरेशन के बाद प्लेटफॉर्म के केंद्र में एक नियंत्रण कंसोल उभरा। इंजीनियर ने अपना हेलमेट पहना और सोने से पहले काम पूरा करने के लिए तैयार हो गया। चमकदार तारों वाले आसमान में पतली हवा से एक हरे रंग की रेखा दिखाई दी और जिस स्थान की ओर उसने इशारा किया वह पृथ्वी थी, जहां मनुष्य रहते थे। जीवन और मृत्यु के क्षण में जियाओ वेई ने कप्तान को इंजीनियर की योजना बताई। सभी मानव जाति को बचाने के लिए कप्तान और सह पायलट ने इंजीनियर के साथ मरने के लिए अंतरिक्ष यान चलाने का फैसला किया। दो अंतरिक्ष यान टकराने से ठीक 1 सेकंड पहले कप्तान ने अंतरिक्ष यान पर लाइफबोट गिरा दी। एक जोरदार धमाका हुआ और आसमान में एक चमकदार आग भड़क उठी। जियाओ वेई गिरते हुए अंतरिक्ष यान से एक जोरदार धमाका हुआ और आसमान में एक चमकदार आग भड़क उठी। जियाओ वेई गिरते हुए अंतरिक्ष यान से बच गया। यांग शी केवल पास के जीवन रक्षक अंतिम संस्कार में छिप सकता था। वह खिड़की पर चला गया और एक विशाल तंबू अचानक दिखाई दिया। मूल ऑक्टोपस राक्षस अब एक विशालकाय जानवर में बदल गया था। इस समय डेविड की आवाज संचारक से आई। वह इंजीनियर श्याओमी के पास पहुंचा और श्याओमी केवल उसके बगल में दरवाजा खोलने का जोखिम उठा सकती थी। एक विशाल टेंटेकल तुरंत प्रकट हुआ, इंजीनियर के चारों ओर कसकर लिपटा और उसे दरवाजे के अंदर खींच लिया। जितना अधिक इंजीनियर संघर्ष करता, टेंटेकल उतना ही मजबूत होता जाता। दोनों राक्षस दरवाजे पर एक दूसरे से भिड़ गए। इस समय ऑक्टोपस राक्षस ने अपना मुंह खोला और हाथापाई समाप्त हो गई। निर्माता अपनी ही रचना के मुंह में मर गया। कहानी के अंत में श्याओमी ने डेविड को पाया और उसकी मदद से उसने बादलों के माध्यम से अन्य अंतरिक्ष यान शुरू किए। एक विशाल